गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण के मुख्य पृष्ठ होते हैं, जिसे आप संपादकीय एडिटोरियल के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो उसके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से एक दृष्टिकोण पृष्ठभूमि बनाकर चलते हैं। और जो आपके लेखन शैली में और तमाम तरह के जो आपके एग्ज़ाम हैं, उसमें आपको मदद मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आज का जो लेख है, जो एडिटोरियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने इसे लिखा है। देखिए, आप लिखा है ना, अमित शाह, जो पिछले कुछ दिन पहले कोविड-19 के शिकार हो गए हैं, मतलब संक्रमित हो चुके हैं इस भयानक बीमारी से। उनका इलाज चल रहा है। उनका जो आज विषय है वो है स्वराज के प्रणेता लोकमान्य तिलक। स्वराज्य का मतलब होता है दोस्तों होम रूल जो बात करते हैं ना। जब हमारे देश के फ्रीडम जो फाइटर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम छोड़ी, जंग छेड़ी, आंदोलन चलाया, तो उसका नाम था होम रूल आंदोलन। कहने का मतलब स्वराज्य हमारे देश में जो भी व्यवस्थाएं उन दरमियान थीं जिसे अंग्रेज़ शासन प्रशासन चलाया करते थे, तो स्वराज का मतलब हुआ कि अब कोई बाहरी विदेशी आक्रांता का व्यक्ति हमारे देश को संचालित नहीं करेगा, हमारे ही देश के लोग उसे संचालित करेंगे। उसे ही स्वराज कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अमर स्वतंत्रता सेनानी और महान विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 100 साल पहले 1 अगस्त 1920 को इस लोक से परलोक की ओर प्रयाण किया था। परंतु उनके व्यक्तित्व, विचार, उनके द्वारा स्थापित परंपराओं की प्रासंगिकता आज भी हम पहले जितनी ही है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का दिशा दर्शन करने का कालजयी सामर्थ्य है। तिलक जी बहुआयामी क्षमता के धनी थे। शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक, प्रखर वक्ता, नेता, स्वतंत्रता सेनानी जैसे विभिन्न रूपों और उनके दायित्वों का उन्होंने सम्यक ढंग से निर्वहन किया। तिलक जी की विलक्षण क्षमता, व्यापक व्यक्तित्व को समझना इतना आसान नहीं है। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज, एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे आम और ख़ास सभी लोग सहज ही आकर्षित और प्रेरित हो जाते थे। तिलक जी की इस ऊर्जा से महात्मा गांधी को स्वदेशी का मंत्र मिला, तो मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में जुट गए और सावरकर एवं अरविंद घोष क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े। राष्ट्र की स्वाधीनता को लेकर तिलक जी का स्पष्ट मत था। वह कांग्रेस में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग करते हुए कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो इनके द्वारा जो स्लोगन दिया गया था, जो वक्तव्य कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट्स, आप इसे छीन नहीं सकते हैं। और जो इनके द्वारा एक होंकार भरी गई, लोगों के बीच में जो एक चेतना विकसित की गई, आज उसी का परिणाम है कि आप यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं और अंग्रेज़ों से के चंगुल से, अंग्रेज़ों की मानसिकताओं से बचे हुए हैं और हमारे ही देश के लोग इस देश को संचालित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। अन्यथा दोस्तों, इतना आसान नहीं होता। इस वाक्य ने स्वतंत्रता आंदोलन की लोक आंदोलन में परिवर्तित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनका मानना था कि भारतीयों को अपनी संस्कृति के गौरव से परिचित कराने पर ही उनमें आत्मगौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जा सकती है। उन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा में लिखा था, सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव के आधार पर ही निर्मित हो सकता है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जिसे आप दोस्तों आज बीजेपी भी कहते हैं, पहले जनसंघ के नाम से थी, याद रखिएगा, उसके मूल में कहीं ना कहीं तिलक जी का यह दर्शन समाहित था। कहने का मतलब ये है कि पहली प्राथमिकता अपने देश के लोगों को देना, कि वो देश को संचालित करें। अन्यथा दोस्तों, शासन प्रशासन तो पहले भी हुआ करता था, जो दूसरे देशों के विदेशी आक्रांताओं, लिटोरों के द्वारा चलाया जाता था। क्योंकि जनसंघ ने भारत के विकास का जो खाका बनाया वह पाश्चात्य मॉडल पर आधारित न होकर भारतीय दर्शन, संस्कृति और ज्ञान पर आधारित था। तिलक जी भारतीय सांस्कृतिक जागरण के आधार पर देशवासियों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की पहल की, जिनमें सार्वजनिक गणपति उत्सव और शिवाजी महाराज जयंती प्रमुख हैं। ये उत्सव आज बड़ी परंपरा बन चुके हैं। सांस्कृतिक जागरण के इन प्रयासों से
तिलक जी ने राष्ट्रीय आंदोलन, जो मात्र कांग्रेस के कुछ उदारवादियों और उनके अनुयायियों तक सीमित था, को सामान्य जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। अगर स्वाधीनता संग्राम को भारतीय बनाने का किसी ने काम किया तो वह तिलक जी ने किया। वह सदैव जनता से जुड़े रहे और इसी क्रम में स्वतः ही उनके नाम के साथ लोकमान्य जैसी उपाधि जुड़ गई। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकमान्य जैसी जो उपाधियाँ इनको दी गई बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े विचारकों के माध्यम से, ऐसे ही नहीं दी गई। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ के देश के नौजवानों को इन्होंने जागरूक किया, एक दिशा इन्होंने दिया, एक पृष्ठभूमि बना के दी कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और उस समय का जो लक्ष्य था दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाना। और किससे आज़ादी दिलाना दोस्तों? विदेशी आक्रांताओं के से। तो इनके द्वारा जो एक पृष्ठभूमि तैयार की गई, एक जो नींव रखी गई, युवाओं के अंदर जो ऊर्जा भरी गई, जो चेतना का विकास किया गया, वो बहुत ही मायने रखता है आज के भी युवाओं के लिए। अपनी राष्ट्रवादी पत्रकारिता से भी तिलक जी स्वाधीनता की अलख जगाते रहे। अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से जब उनके लेख लोगों तक पहुंचते हैं तो उनका एक एक शब्द अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी भरने और स्वाधीनता की ज्वाला को प्रबल करने का काम करता। अपने लेखों में तिलक जी अंग्रेजों की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी हीन भावना की कड़ी आलोचना करते थे। उनकी कलम से अंग्रेज हुकूमत किस कदर भयभीत थी, इसका अनुमान इससे होता है कि केसरी में छपने वाले लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जो आजकल लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम है, राइट्स हैं, तो दोस्तों उस समय जब अंग्रेज़ शासन करते थे भारत जैसे देश में, तो जो प्रेस से रिलेटेड जो राइट्स हुआ करते थे, अधिकार हुआ करते थे, वो ना के बराबर होते थे। जब उन्हें बुरा लगा, यदि उनकी उसमें चटुकारिता नज़र नहीं आई तो वो आपको तुरंत जेल भेज देते थे। पर दोस्तों उस समय कुछ लोग ऐसे थे, कुछ राष्ट्रीय चेहरे ऐसे थे जिनके पास एक व्यापक स्तर पर जन समर्थन था और यही जन समर्थन उनको जेल से निकाल लेता था। और दोस्तों उनकी कलमें, जो सोच थी, जो अंग्रेज़ों के प्रति जो लिखावट थी, जिस आपको पता है कितनी क्रूर मानसिकता के अंग्रेज़ थे। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, मतलब तमाम तरह के ऐसे नरसंहार लिखित हैं इतिहास में, और कुछ लिखित इतिहासों के साक्ष्यों को तो अंग्रेज़ों द्वारा जला दिया गया। जितना शोषण किया गया ना भारतीयों का, जो नरसंहार किया गया है, उतना किसी भी देश में कहीं भी नहीं हुआ। तिलक जी भारतीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों की गहरी समझ रखते थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा करके उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया तो वह वहाँ भी उनकी सांस्कृतिक चेतना और सक्रियता पर विराम नहीं लगा। जेल में उनके भीतर का विद्वान जाग उठा और हमें श्री भगवद गीता के रहस्य खोलने वाली गीता रहस्य नामक कृति प्राप्त हुई, जिसके विषय में राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था, श्रीमद् भागवत गीता एक बार तो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण मुख से कही गई और दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान तिलक ने किया। सामाजिक सुधारों को लेकर तिलक जी का स्पष्ट मत था कि ये तभी संभव है जब नेता इन्हें अपने जीवन में लागू करें। अपने दोनों पुत्रियों का विवाह उनके 16 वर्ष का हो जाने के बाद करके उन्होंने इस कथन को अपने जीवन में उतारा। 25 मार्च 1918 को मुंबई में दलित जाति के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं उसे ईश्वर के रूप में सहन नहीं करूँगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों भेदभाव। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर ने बनाया और भेदभाव जैसी चीज़ को नहीं माना तो मनुष्य होकर हम भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हमारे देश के अंदर हम पूरी तरह से बटे थे। कुछ लोग जातियों के आधार पर बटे थे, कुछ लोग धर्मों के आधार पर बटे थे, कुछ लोग भाषा के आधार पर बटे थे, कुछ लोग क्षेत्र विशेष के, कुछ लोग रूढ़िवादिताओं की वजह से बटे थे। तो एक दूसरे का भारतीयों के द्वारा ही शोषण किया जा रहा था, जिसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे थे विदेशी लोग, बाहरी लुटेरे आक्रांता लोग। तब ऐसी बात कहना बड़े साहस का काम था कि विभिन्न अवसरों पर दलित जाति के लोगों के साथ भोजन करके उन्होंने अपने छुआछूत विरोधी विचारों को सिद्ध भी किया। तिलक जी न सिर्फ राजनीति शास्त्र के ज्ञाता थे बल्कि राजनीति में भी सिद्धहस्त थे। मुझे वीर सावरकर जी द्वारा तिलक जी के जन्म जयंती समारोह में कहे गए ये शब्द याद आ रहे हैं। जहाँ तक कानून का
निर्बंध का दायरा लंबा जा सके वहाँ तक लड़ाई को लड़ते रहना, अगर निबंध थोड़े बढ़ गए तो थोड़ा पीछे आना, मगर बाहर निकलते वक्त उसी निबंध को तोड़ देना। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तिलक जी ने भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया था। उन्होंने शिक्षा, मीडिया, लघु उद्योग, कपड़ा मिल जैसे क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग आरंभ किए और उनका संचालन भी किया। देसी उद्योगों को पूंजी मुहैया कराने हेतु उन्होंने पैसा फंड नामक एक कोष शुरू किया और युवाओं का आह्वान किया कि वे एक दिन का वेतन उसमें दें। इन सब गतिविधियों के माध्यम से उनका यही संदेश था कि अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन मैं इतना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, क्योंकि उसे इस लेख को खुद लिखा है अमित शाह जी ने। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर तिलक जी बल देते थे। आज जब 34 साल बाद मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। मरण और स्मरण में केवल आधे श का अंतर होता है, लेकिन इस आधे अक्षर के लिए पूरे जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, तब जाकर मरण के 100 साल बाद आपको स्मरण करते हैं। तिलक जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था जो 100 साल बाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़े हुए हैं और आने वाले अनेकों वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।